हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि अगर आप एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया से संबंधित कोई भी प्रश्न का जवाब लिखते हैं तो आपको उन प्रश्नों के जवाब लिखने से पहले आपको सोर्सेज लिखने पड़ेंगे। अगर आपने सोर्स नहीं लिखा तो आपको पूरे नंबर नहीं आएंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में भी आएगा, जैसा कि आप जानते हैं, और दूसरा जिनका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो तैयार किया, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। तो आप इसको सीरियसली देखिए क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं, और ख़ास करके मैंने हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर में मैंने देखा है कि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब जो पिछले साल के जो सवाल जो पूछे गए हैं इससे संबंधित, उसके बारे में हम कल इसकी व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रश्न को लिखा जाएगा। तो आज जो हम बता रहे हैं वो है फाउंडेशन। तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला स्रोत है लिटरेरी माने साहित्यिक, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। अब लिटरेरी में भी तीन प्रकार के स्रोत हैं। पहला जो है वो पूरी तरह से धार्मिक है, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। दूसरा जो है वो सेकुलर है, माने उनका रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है, धर्म से कोई वास्ता नहीं है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी यात्री अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण के बाद से हिंदुस्तान में आए, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो 326 बीसी में हुआ था, 326 बीसी में हिंदुस्तान में। और उन्होंने पोरस को, मतलब जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो राजा थे पोरस, उसको हराया था, लेकिन वो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाए थे, और उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। और दूसरा जो स्रोत है आर्कियोलॉजिकल, उसके भी तीन भाग हैं। पहला है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में आएगा टेम्पल आएगा, माउंट्स आएगा, जो पुराने ज़माने के जो भग्नावशेष हैं वो आएंगे, और बहुत सारे जो डेब्रीज हैं जो ज़मीन के अंदर दफन हैं, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सकैवेट करके, मैंने खुदाई करके बाहर निकाला है, उसके बारे में बताएंगे आपको। और आर्कियोलॉजी में ही दूसरा भाग है इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। पुराने ज़माने में राजा कॉपर प्लेट पर अभिलेख लिखवाते थे, अपना स्तुति गान करते थे, राज्य की व्यवस्था के बारे में लिखा जाता था। अगर किसी को उन्होंने लैंड ग्रांट दिया है तो कॉपर प्लेट में उसका उल्लेख होता था। और जैसे कि आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक के द्वारा बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस पर अपने स्टेट क्राफ्ट के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा है। और तीसरा है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब साइंस ऑफ कॉइन। सिक्कों का जो साइंस है, विज्ञान है, उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इसको विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लिटरेरी मतलब साहित्यिक सोर्स क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट का उपयोग हुआ था, लिपि का उपयोग हुआ था।
सील्स में उस पर लिखा भी गया है। पॉटरी पर इंडस पीपुल लिखते थे। दाएं से जब वो 2-3 लाइन लिखते थे तो पहले बाएं से दाएं लिखते थे और फिर दाएं से बाएं लिखते थे, मैंने कंटिन्यूटी में चलता था। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसकी लिपि को। तो चूंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, तो हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में या हड़प्पन कल्चर के बारे में जो भी जानकारी मिल रही है वो आर्कियोलॉजी के आधार पर मिल रही है। तो अब जो हमारे पास में जो साहित्यिक स्रोत है वो कहाँ से शुरू होता है? वेद से। जैसे कि आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है दोस्तों, उसको आप जरूर देखें। उसमें मैंने पूरी तरह से डिटेल में व्याख्या किया है। वैदिक लिटरेचर उसका शीर्षक है और वैदिक लिटरेचर शीर्षक के नाम से वीडियो डला हुआ है। आप उसको जब देखेंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। उसको जरूर आप देखें। लेकिन अभी चूंकि हमारा 50 मिनट का ये लेक्चर है तो उसमें हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वेद है, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है और उसमें 1028 श्लोक हैं, जिसको अंग्रेजी में हिम्स बोलते हैं, HYMNS। और इसी में पुरुष सूक्त का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति बाजू से हुई है और वैश्य की उत्पत्ति पेट से हुई है, एब्डोमेन से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति थाई से या एंकल जंघा से हुई है। ये 4 भाग उन्होंने डिवाइड किया है और इसी में ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, जो सभी लोग, ये पवित्र मंत्र है और सभी उत्सव के समय में या पूजा के समय में इसका उपयोग किया जाता है। और ये गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्पुरुषवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमो धीमहि योनः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है वो गॉडेस सावित्री को डेडिकेटेड है, ये समर्पित है। इसका ये कहने का मेरा आशय ये है कि ये क्वेश्चन भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसका जो पीरियड है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक की पीरियड माना है इतिहासकारों ने। और इसके बाद जो 3 वेद हैं, माने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद ईसा पूर्व 1000 से लेके 600 BC ईसा पूर्व तक का पीरियड निर्धारित किया गया है। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है, यज्ञ को कैसे पूरा करेंगे। और सामवेद में ऋग्वेद के ऋचाओं को कैसे गायन किया जाएगा इसका उल्लेख है और ये कुल 75 श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। और अथर्ववेद जो है वो बहुत बड़ा वेद है और इस पर समय समय पर इसमें जोड़े जाते गए हैं, एक्स्ट्रापोलेशन होते गया है, तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया और इसमें 1000 से भी ज़्यादा श्लोक 10,000 से भी ज़्यादा श्लोक इसमें शामिल हो गए हैं। और अथर्ववेद में बेसिकली राइचुअल्स माने कर्मकांड के बारे में उल्लेख है। इसमें मैजिकल स्पेल के बारे में भी उल्लेख है कि भूत प्रेत को कैसे भगाया जाए। इसमें जो हमारे यहाँ जो प्राचीन जो मेडिसिन पद्धति है आयुर्वेद, इसकी भी उत्पत्ति अथर्ववेद से ही माना जाता है। तो दोस्तों हर एक वेद के ब्राह्मणाज हैं, ब्राह्मण्स हैं। ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात कर रहा हूं उसको। और ये जो ब्राह्मण्स हैं वो जैसे शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में
हमें यह जानकारी मिलती है कि उस जमाने में के राजाओं की स्थिति क्या थी। अगर ब्राह्मण संहिता नहीं होता तो जो वेदों में जो संस्कृत के जो उल्लेख हैं वो इतने क्लिष्ट हैं कि आजकल के ज़माने के हम लोग उसके अर्थ को समझ ही नहीं पाते। और इसके साथ ही 4 वेद के अलावा उपनिषद हैं। उपनिषद इसको वेदांत भी बोलते हैं। जैसे ये उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है, कुल 108 संख्या हैं। और इसमें यूनिवर्स माने विश्व के रचना के बारे में बताया गया है, आत्मा और परमात्मा का व्यवहार का उसका रिलेशनशिप क्या होगा, संबंध क्या होगा, इसके बारे में बताया गया। माने इट इज ए फिलोसफिकल ट्रीटी, इसको दार्शनिक ग्रंथ भी कह सकते हैं आप। और इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा वैदिक लिटरेचर शीर्षक नाम से मैंने उसमें सारी चीज़ का उल्लेख किया है। जैसे कि आप शॉर्ट में आपको बता देते हैं, जैसे कठोपनिषद है और मंडूपनिषद है, उपनिषद है, जिसमें से ही निकला है सत्यमेव जयते। जो आप देखते हैं कि भारत के राष्ट्र चिन्ह में जो सत्यमेव जयते है वो उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से इसके अलावा आरण्यक भी है। हर वेद के बहुत सारे उपवेद हैं और बहुत सारे आगम भी हैं, माने कहानियां भी हैं। इसके अलावा आरण्यक भी है, जिसमें कि ऋषि मुनियों के बायोग्राफी के बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में लिखे गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ज़माने में माने हमारे वैदिक पीरियड में ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके जो जीवन वृत्त हैं उसके बारे में उल्लेख हमें आरण्यक से मिलता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा वास्ट कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज है। और इसीलिए स्वामी दयानंद ने कहा था कि बैक टू वेदास। बैक टू वेदास का मतलब क्या है? जब हिंदुस्तान में धार्मिक और सामाजिक सुधार होने लगे और स्वामी दयानंद ने, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। उसमें उन्होंने कहा कि बैक टू वेदास, उन्हें वेद की तरह लौट जाओ। और वैदिक पीरियड के बाद में हिंदू धर्म में जो विसंगतियां आई हैं, जैसे तंत्रवाद जो 9वीं 10वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान में उसका विकास हुआ, और उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इनटू मेडिवल इंडिया। तो तंत्रवाद के घुसने से, हिंदुइज्म में घुसने से बहुत सारे विकृतियां हिंदुइज्म में घुस गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती इसी विकृतियों को, इसी गंदगी को दूर करना चाहते थे। जो कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हो गया था, जैसे सती सिस्टम है, या विडो मैरिज, रीमैरिज नहीं आप कर सकते हैं, माने विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता है। तो वैदिक काल में आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुषों का और स्त्री का स्थान बराबर का था। ये मोस्ट इगैलिटेरियन सोसाइटी था, मतलब समतामूलक समाज था, जिसमें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं था, जिसमें महिलाएं भी ऋचा लिखती थी। वो उनको भी एजुकेशन प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार था जितना कि पुरुषों को था। तो वैदिक काल में जो समतामूलक समाज हिंदुस्तान में प्रचलित था, धीरे धीरे हिंदुइज्म में या हिंदू धर्म में वो विकृतियां 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी तक ये फैल गया। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि बैक टू वेदास, माने वेद की तरफ लौट जाओ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, और जब मेरे वीडियो आप वैदिक लिटरेचर के नाम से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना विशाल ज्ञान का भंडार है। वेद, उपवेद, उपनिषद और आरण्यक
ब्राह्मण संहिता, ये बहुत सारे एक विशाल ज्ञान का भंडार है। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण जो घर घर में पढ़ी जा रही है, पहले वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और उसमें करीब 10,000 श्लोक थे। अभी रामायण का विभिन्न भाषाओं में इसका रचना किया जा चुका है, मतलब 50 भाषा में रचना किया जा चुका है। हिंदुस्तान का जितना भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, सब में कोई न किसी ने रामायण के बारे में जरूर लिखा है, और सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो रामचरितमानस है। तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भी हमें उस समय के जानकारी मिलती है कि वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महाभारत में से भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, और उसमें राजतंत्रीय व्यवस्था था, ये भी हमें जानकारी मिलती है कि बहुपति विवाह था। हालांकि बाद के उसमें रचनाकारों ने उसको धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन द्रौपदी का 5 पति होना ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है पॉलिएंड्री सिस्टम, जिसको बोलेंगे बहुपति विवाह। जो साउथ इंडिया में जो एक ट्राइबल है अभी टोडा जो नीलगिरी पर्वत के आसपास रहते हैं, उनमें भी पॉलिएंड्री सिस्टम लागू है। पॉलिएंड्री सिस्टम मतलब एक महिला के एक से अधिक पति होना, और पॉलीगेमी मतलब एक पुरुष का बहुत सारे महिला पत्नी होना। तो बहुपत्नी विवाह ये भी प्रचलित था, और पॉलिएंड्री भी प्रचलित था, और जुआ भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था। और इसमें आपने देखा होगा महाभारत में कि किस तरह से जुआ के कारण पांडव अपने सारे राजपाट हार गए थे। तो ये भी समाज में विकृतियाँ थीं, और इसमें राजा महाराजाओं के अलावा आम जनता भी जुआ खेलते थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन हमें यह भी जानकारी मिलती है कि समाज में, चाहे रामायण काल का समाज हो या महाभारत काल का समाज हो, लोगों का जो ओपिनियन था, हिंदुस्तान में जो जनमत था, वो बहुत मायने रखता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक धोबी के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, या क्रिटिसाइज करने पर, उन्होंने अपने पत्नी को जंगल में जाकर के छोड़ दिया था। क्यों? कि वो धोबी जो था वो पब्लिक ओपिनियन को या जनमत को रिप्रेजेंट कर रहा था, माने प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो हमारा जो कल्चर है शुरू से ही वो दूसरे देशों के कल्चर से कुछ मामलों में भिन्न है। और भिन्न क्या है कि राजतंत्रीय व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे देश के राजा, चाहे वो बाद में अभी हम बताएंगे आपको, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे वो अशोक हों, चाहे वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा हों, गुप्त वंश के राजा हों या हर्षवर्धन हों, जनमत के खिलाफ वो नहीं जा सकते थे। तो हालांकि निरंकुशीय व्यवस्था थी, लेकिन जनमत भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। इसके बारे में और बताएंगे। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है, खास करके दीपवंश और महावंश, इसकी रचना श्रीलंका में हुई थी। अशोकवदान, ये भी श्रीलंका में इसकी रचना हुई है। और इससे हम जानते हैं कि किस तरह से अशोक शुरू में बहुत ज़्यादा क्रूर था, और उसने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या कर डाली थी। बाद में जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो धम्म अशोक हो गया, माने अशोक आता है पायस। ये बुद्धिस्ट राइटर्स का कहना है, जो हमें अशोकवदान जो ग्रंथ है जो श्रीलंका में लिखा गया था, उससे हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से महावंश और दीपवंश से हमें बहुत सारी जानकारी
उस समय के बुद्धिस्ट रिलीजन या बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसी तरह से जैन ग्रंथ, आप दोस्तों आप जानते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के 1000 AD तक लगभग 1500 वर्ष तक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में बौद्ध धर्म व्याप्त हो गया था। और मैंने अपने एक वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मिडिवल इंडिया में लिखा है कि बुद्धिज्म के पतन के क्या कारण थे, उसको आप जरूर देखिए। इसके बारे में हम अभी आज नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जो जैन धर्म है वो आज भी गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में कुछ कुछ भागों में अभी भी जीवित है, लेकिन बौद्ध धर्म का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैसे प्रशस्ति प्रारवन, एक ग्रंथ का नाम है प्रशस्ति प्रारवन, प्रशस्ति पार्वन, प्रशस्ति अब इससे भी हमें जानकारी बहुत सारे हिंदुस्तान के राजवंश के बारे में और उस समय के जो धार्मिक जो स्थितियां थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कहने का आशय यह है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हिंदुस्तान में प्रचुर मात्रा में हैं, और अगर हम विभिन्न धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राचीन भारत के राजवंशों के बारे में, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे जो साहित्यिक कृतियां हैं जो धार्मिक, खास करके धार्मिक हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। तो एक इतिहासकार के नाते या इतिहास के विद्यार्थी के होने के नाते आपको यह देखना होगा कि कौन सी बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई है और कौन सी बातें सही हैं, और उसको दूसरे स्रोतों से कोरोबोरेट करना होगा, समर्थन करना होगा। कोरोबोरेशन मतलब समर्थन प्राप्त करना होगा, जैसे कानून में होता है। अब कानून में क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति ने बयान दे दिया कि हाँ साहब मैंने मर्डर करते हुए देखा, लेकिन जज क्या करता है, जज कहता है कि दूसरा कौन आदमी कोरोबोरेट कर रहा है इसको, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। तो एक इतिहासकार को ये भी, विद्यार्थी इतिहासकार को ये भी देखना है या स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री को कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं, और तब अपना कंक्लूजन ड्रॉ वो करेगा। तो बेसिकली जो इतिहास जो है वो टू सर्च आउट द ट्रुथ, सत्य को खोजने का साधन है। जो प्राचीन समय में क्या क्या घटित हुआ, उसके पीछे क्या सच्चाई थी, यही इतिहास लेखन का मेन मुद्दा है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है कि समय समय पर इसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल डेवलप हो गए। जैसे साम्राज्यवादी स्कूल डेवलप हुए जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था। उसके बाद में राष्ट्रवादी इतिहासकार पैदा हो गए जिन्होंने साम्राज्यवादी इतिहासकारों के लॉजिक को, उनके तर्कों को काटा, और वो जरूरी भी था क्योंकि देश गुलाम था। तो अपने जनता को मोरल बूस्ट करने के लिए, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का बढ़ चढ़ करके गुणगान किया। उसके बाद मार्क्सिस्ट इतिहासकार पैदा हो गए और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के हिसाब से इतिहास की व्याख्या करना शुरू किया, जो कि हाल तक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा। लेकिन कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, मुख्य मुद्दा है कि आप सत्य से समझौता नहीं करिए, ना किसी को बढ़ा चढ़ा के बात करना है और ना तथ्यों को घटाना है। यही इतिहासकार का या इतिहास के विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं
सेकुलर, अब सेकुलर ग्रंथ जो हैं, जो पंथ निरपेक्ष जिसको हिंदी में बोलेंगे, वो सेकुलर ग्रंथ में सबसे ज़्यादा क्या आएगा? धर्मसूत्राज, धर्मशास्त्राज, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, सब जानते हैं। और मनुस्मृति में एक लॉ बुक है हिंदुओं के लिए, उसमें यह बताया गया है कि कैसे पनिशमेंट दिया जाए, दंड का क्या प्रकार होगा अगर ब्राह्मण ने कोई, हालांकि वो वर्णवादी व्यवस्था था जिसमें कि ये बताया गया था कि अगर ब्राह्मण ने किसी व्यक्ति की हत्या किया है तो उसको कम सजा मिलेगा, लेकिन वही अगर किसी शूद्र ने हत्या किया तो उसको ज़्यादा सजा मिलेगा। इसके अलावा बहुत जो कानून नियम प्राचीन भारत में, जैसे वो भी आपको मनुस्मृति में मिलेंगे, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाना शुरू कर दिया था जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा जो है भेदभाव वाला ग्रंथ है। तो उसमें एक तो मनुस्मृति आया, उसके अलावा समय समय पर ब्राह्मणों ने धर्मसूत्राज और धर्मशास्त्राज लिखे, और उसमें उन्होंने बताया एक विशद ग्रंथ है, कोई एक ग्रंथ नहीं है। जैसे इसमें स्मृति भी है, जैसे नारद स्मृति है, तो ये लॉ बुक्स हैं, ये सोशल कोड को निर्धारित करने वाले ग्रंथ हैं और जो समय समय पर लिखे गए हैं। तो इसके बारे में, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी उस समय के समाज के बारे में मिलती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इसके बारे में आप जानते ही हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था और बहुत बड़ा विद्वान था। उसने नंद वंश के राजा धननंद को चंद्रगुप्त मौर्य के से मिलकर के हराया था और नंद वंश को खत्म कर दिया था। और इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला मौर्य शासक था और उसके नेतृत्व में हिंदुस्तान के अधिकांश भाग पर मगध ने कब्जा कर लिया था। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने मॉडर्न पॉलिटी में पूरी तरह से व्याख्या किया हुआ है, इसको आप जरूर देखें तो इससे आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्य के बारे में बताए गए हैं, राजा को कैसा होना चाहिए, और उन्होंने जो राजा माने राजतंत्र का या जो राजा के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जो बताया है कि राजा अपने कार्यों को तो करेगा ही, साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, तकलीफ में है और वो राजा के पास में फरियाद सुनाने आया है तो आपको तत्काल उस तकलीफों को दूर करने का प्रयास करना होगा। और सम्राट अशोक ने इसी पॉलिटी को, इसी शासन व्यवस्था को और आगे बढ़ाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति मेरा चिल्ड्रेन है, मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, और जिस तरह से मैं अपने बच्चों के कल्याण के लिए सोचता हूं, यहां पर भी और स्वर्ग के लिए भी उसी तरह से मैं सारे प्रजा के लिए सोचता हूं। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी था जिसके बारे में हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र में जो सबसे पहले जो कौटिल्य ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो संरचना है, जो प्रशासन के जो संरचना है उसके बारे में लिखा है, और साथ साथ उन्होंने राजा को कहा कि ये आप जो हैं, राजा क्या है? धर्म प्रवर्तक है। धर्म प्रवर्तक मतलब जो द पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ धर्म। अब दोस्तों आपको धर्म के बारे में व्याख्या समझना होगा। धर्म मतलब रिलीजन नहीं होता है एंशिएंट इंडिया में, ये ध्यान रखने की बात है। जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदुस्तान में जो धर्म वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है उसका व्यापक दृष्टिकोण है। और धर्म मतलब होता है हिंदुस्तान में, प्राचीन भारत के संदर्भ में, ड्यूटीफुल। ए पर्सन हु इज ए ड्यूटीफुल, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अर्थात वो धर्म का पालन करता है। लेकिन ये इतना आसान वर्ड नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि प्राचीन भारत में पुरुषार्थ की व्याख्या किया गया है और पुरुषार्थ में 4 चीज जोड़े गए हैं। पुरुषार्थ के साथ साथ जो है
पुरुषार्थ में क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें जोड़े गए हैं। उसके बारे में हम अलग से बताएंगे आपको। और इसके अलावा 4 आश्रम जोड़े गए हैं, मतलब ब्रह्मचर्य 1 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गारहस्थ जिसमें कि आदमी शादी करता है, धन उपार्जन करता है, फिर वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 साल का, जिसमें कि धीरे धीरे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बच्चों पर को डिवॉल्व करता जाता है, मतलब उसको डेलीगेट करता जाता है, ताकि उसके बच्चे समय के साथ में पूरी तरह से मैच्योर हो जाए और वो अपने काम कार्य को सफलता से करने लगें। और चौथा जो स्टेज है वो है संन्यास, 75 साल से लेकर के 100 साल। मतलब हिंदू फिलॉसफी में एक व्यक्ति की उम्र 100 साल निर्धारित किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो धर्म का जो है, जब आप माने लगाएंगे, अर्थ लगाएंगे, तो अगर कोई विद्यार्थी है और उसकी उम्र 25 साल तक है तो उसका धर्म क्या है? विद्या अध्ययन करना। दारू पीना, सिगरेट पीना ये उसका धर्म नहीं है। उसका धर्म है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन करे। और जब वो गारहस्थ धर्म में प्रवेश करेगा, मतलब गारहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, तो उसका धर्म क्या है? धनोपार्जन करना, शादी करना, बच्चों का ठीक से पालन करना, अपने माँ बाप को सुरक्षा करना, अपने परिवार के लोगों को देखना, साथ साथ अपने नज़दीक के रिश्तेदार नातेदार को भी देखना। दिस इज द पार्ट ऑफ हिज धर्म। ये उनका धर्म है, वो इससे हट नहीं सकते। तो कहने का आशय है कि धर्म का बहुत ज़्यादा विशद व्याख्या प्राचीन भारत में है। और कौटिल्य जो है वो यही कहता है कि एक राजा जो है वो धर्म प्रवर्तक है, मतलब वो धर्म को निष्ठा से पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो खुद करे और समाज में भी जो लोग हैं उनसे भी करवाए। तो ये है, उसके बारे में हमने डिटेल में मॉडर्न पॉलिटी में लिखा हुआ, उसको आप देखिए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो किताब है वो नीति शास्त्र है, और इसने अर्थशास्त्र को ही फॉलो किया हुआ है। और एक कामंडक के द्वारा लिखा गया है। और इसमें इस किताब से हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के समय में क्या राज्य व्यवस्था थी। तो नीति शास्त्र से हमें उस समय के, माने खास करके गुप्त वंश के समय की जानकारी मिलती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इसके अलावा एक किताब है विशाख दत्त का, देवी चंद्रगुप्तम, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त, मतलब गुप्त वंश के जो सम्राट थे समुद्रगुप्त, उनके मृत्यु होने के बाद में उनका बड़ा पुत्र रामगुप्त को शकों ने गुजरात में कब्जा कर लिया था और उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया था। तो उससे निजात पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामी को सरेंडर कर दिया था, और जिससे आहत होकर के उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने फिर अपने भाभी को छुड़ाया, शकों को पराजित किया और रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव स्वामी से शादी कर लिया। ये पूरा जो कहानी है वो देवी चंद्रगुप्तम में है। इसी तरह से जो विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस किताब लिखा है, उससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि कलहन का जो राज तरंगिणी किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। और इसके अलावा उनमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न वंश, प्राचीन भारत के जो विभिन्न वंशावली हैं उसके बारे में भी वो जानकारी प्रस्तुत करते हैं। और इसके अलावा पतंजलि, जो कि योग, जो 6 फिलॉसफी हैं उसमें एक योग भी है हिंदुस्तान में, जो हिंदू फिलॉसफी है, इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। तो इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में उनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट के द्वारा जो लिखित है हर्षचरित, उससे हमें हर्षवर्धन के बारे में और उनके समय के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से वो पहले शैव थे, माने शिव के उपासक थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
किस तरह से उन्होंने प्रयाग में बड़े बड़े विद्वानों का जमावड़ा किया था, वहाँ पर काउंसिल बुलाई थी और वहाँ पर दोनों हाथ से लोगों को दान दिया था। और वहाँ पर ह्वेनसांग भी जो चीनी यात्री था वो भी मौजूद था। और इसकी जानकारी हमें ह्वेनसांग से भी मिलती है, जिसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों, हालांकि प्राचीन भारत के जो साहित्यिक जो हमारे स्रोत हैं बहुत कम हैं, अलग अलग वंशों के लिए कुछ कुछ जानकारी हमें प्राप्त है। इसका कारण यह है कि प्राचीन भारत के लोग इतिहास नहीं लिखते थे, बहुत कम लिखते थे। जिस तरह से हम देखते हैं यूनान में और रोम में, वहाँ के इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ऐसी जानकारी हमें हिंदुस्तान में खास करके प्राचीन भारत में नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो उसको हमें बहुत सारे स्रोतों से जोड़ना पड़ता है और फिर इतिहास को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो हमने आपको अभी सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष स्रोतों के बारे में बताया, इसके बाद में हम जानकारी आपको देंगे फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट माने सिकंदर का आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ था और उन्होंने उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, सिंधु नदी का जो इलाका है, उसको पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन वो ब्यास नदी, उन्होंने पोरस राजा को भी हराया, एक दो राजा और जो थे उनको भी हराया, लेकिन वो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको जानकारी मिल गई कि वहाँ पर पाटलिपुत्र में महापद्मनंद का शासन है और वो उनके पास में बहुत बड़ी सेना है, अगर हम पाटलिपुत्र तक जाएंगे तो कहीं हमारी हार ना हो जाए। तो इसीलिए वो, और दूसरी बात थी कि उनकी फौज भी बहुत दिनों से, करीब 2-3 साल से लगातार युद्ध करते आ रही थी, तो वो होमसिक भी हो गया था। तो इसीलिए वो वहाँ से वापस गए और फिर वहाँ से वापस जाने के बाद में इराक में उनकी मृत्यु हो गई। आज के ज़माने का जो इराक है, पहले ज़माने में उसको मेसोपोटामिया कहते थे। तो चंद्रगुप्त के शासन के समय में जैसा कि आप जानते हैं कि मेगास्थनीस उनका ग्रीक राजदूत था और उनकी जो किताब है इंडिका, इससे हमें जानकारी, हालांकि वो ओरिजिनल किताब अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें ये जानकारी है कि किस प्रकार से मौर्यों ने अपने फौजों के संचालन के लिए कमिटी सिस्टम बनाया था। फिर टाउन प्रशासन के लिए भी कमिटी सिस्टम था। इसका विशेष व्याख्या हमने मॉडर्न पॉलिटी में किया हुआ है, आप उसको देखिए। इसके अलावा जो प्लिनी है, जो एक ग्रीक राइटर है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि मौर्यों के पास में 6 लाख से ज़्यादा पैदल सेना था, 30,000 के लगभग कैवेलरी था, मतलब घोड़सेना था, 9,000 हाथी सेना था और 9,000 रथ सेना था। ऐसी जानकारी हमें प्लिनी के द्वारा मिलता है। एस्ट्रोबो जो मौर्य शासन के 200 वर्षों के बाद में लिखा है, उसने कहा कि मौर्यों का शासन जो है वो लेयर्ड है, परत दर परत शासन है। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव में और शहरों में एक शासन व्यवस्था है, उसके बाद में प्रोविंशियल सिस्टम है, जिसके बारे में हमने विस्तृत विवरण मॉडर्न पॉलिटी में लिखा है, और उसके बाद में एक केंद्र की सत्ता है। तो इस तरह से जैसे आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में केंद्र की सत्ता है, राज्य की सत्ता है और लोकल बॉडीज की सत्ता है, जिसमें कि जिला पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आते हैं। इसी तरह की बातें स्ट्रैबो करता है और वो कहता है कि 3 प्रकार के शासन हिंदुस्तान में उस समय प्रचलित थे। और इसके अलावा जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, नहीं, गुप्त वंश के समय में फाहियान एक इम्पॉर्टेंट चीनी यात्री था। उसके साथ साथ इसिंग भी कुछ दिनों के बाद में गुप्त काल में आया था और इससे हमें उस समय के सामाजिक धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि
शूद्रों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत सारे शूद्र को अछूत लोग मानने लगे थे। इसके बाद में हर्षवर्धन के पीरियड की जानकारी हमें ह्वेन-सांग के जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं उससे जानकारी हमें मिलती है, और ह्वेन-सांग बताता है कि किस तरह से हर्षवर्धन के समय में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था। बहुत सारे जो पुराने जो बुद्धिस्ट शहर थे वो डिक्लाइन की तरह मतलब पतन की ओर जा रहे थे। उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बताया कि किस प्रकार उन्होंने कन्नौज में और प्रयाग में सम्मेलन बुलाया था, जिसमें कि बड़े बड़े विद्वानों का वो संगम स्थल था जहाँ पर कि वाद विवाद हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने दोनों हाथ से इन विद्वानों को चैरिटी में धन दिया था। ये भी जानकारी हमें मिलती है कि हर्षवर्धन ने किस प्रकार से गौड़ा शासक शशांक के खिलाफ में कार्रवाई किया था, और पुलकेशिन द्वितीय की से जो चालुक्य वंश के राजा थे, नर्मदा के किनारे उनकी हार हो गई थी हर्षवर्धन की। ये सारी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा अलबर्नी जो है ना मोहम्मद गजनी के साथ आया हुआ था। ये बहुत बड़ा इतिहासकार था और तहकीके हिंद नामक किताब लिखा हुआ था। हालांकि इनकी किताबों के से उस समय के जो 1000-1500 वर्ष 1000 सन 1000 ईस्वी और से लेकर के 1025-30 ईस्वी के तक के बीच की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके अलावा अलबर्नी ने हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास जैसे गुप्त वंश और उसका जेनोलॉजी और गुप्त वंश का शासन कब से कब तक रहा उसको भी उन्होंने फिक्स किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जानकारी फॉरेन जो या विदेशी यात्री जो हिंदुस्तान में समय समय पर आए, मौर्यों के समय में भी आए, गुप्ता पीरियड में भी आए और इसके अलावा ह्वेन-सांग के पीरियड में भी आए। तो इन जो विदेशी यात्री थे इससे भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। संगम लिटरेचर के स्रोतों के बारे में दोस्तों मैं अलग से बताऊंगा, उसके स्रोत क्या हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं। तो हालांकि जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो संगम पीरियड जो साउथ इंडिया का पीरियड है जिसमें कि 3 राजवंश काम कर रहे थे, चोला, पांड्या और चेरा। ये तीनों के बारे में भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा जब हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे। तो उसके बारे में चूंकि समय का आज अभाव है इसीलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। जब हम संगम राज व्यवस्था या पॉलिटी के बारे में आपको बताएंगे तो उसमें स्रोत का भी व्याख्या करेंगे और ये मैं 2-3 दिन के अंदर में करने जा रहा हूँ। अब हम चलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। जैसा कि दोस्तों हमने कहा आपको कि आर्कोलॉजिकल जो सोर्स हैं उसके 3 भाग हैं। जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो भवन हैं, जो पुराने खंडहर मकान हैं, उसके बाद उससे हमें जो भग्नावशेष मकान है उससे ये जिसको आर्कोलॉजिकल रिमेन्स कहते हैं। दूसरा है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, और तीसरा है न्यूमिस्मेटिक माने क्वाइंस। तो जैसा कि आर्कोलॉजिकल स्रोत जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडिया हड़प्पन कल्चर के बारे में सारी जानकारी हमें आर्कोलॉजिकल रिमेन्स से मिलता है। जैसे कि अभी मेरा एक उसमें वीडियो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने करीब 1.25 घंटा का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जरूर देखिए। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हमें जो वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उससे जानकारी मिलती है। जैसे मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि सिटाडेल हुआ करता था, मोहनजोदड़ो में भी था और हड़प्पा में भी था, जो शहर के पश्चिमी भाग में होता था। और ये सिटाडेल मतलब दुर्ग, ये चारों तरफ से वाल से घिरा हुआ रहता था और ये इसमें बड़े लोग रहते थे। और उसके नीचे में लोअर एरिया में मुख्य शहर होता था।
जिसमें कि सामान्य नागरिक जीवन यापन करते थे। वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली जल निकास की व्यवस्था, जो रोड की व्यवस्था और जो शहर का जो सीमांकन जो किया गया था, वो ग्रिड प्रणाली के आधार पर जो है ना 90 डिग्री के कोण पर एक रोड दूसरे रोड को काटता था, हर घर में कुआं होता था। ये सारी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से या मॉन्यूमेंट से। और जिस तरह से धौलावीरा में हमने देखा कि बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये सिंचाई के लिए उपयोग होता होगा। और हमने हड़प्पा में बहुत सारी जो मॉन्यूमेंट्स है, जो भग्नावशेष है, जैसे कि आपको सिल्स के जो अभी बताएंगे हम आपको कि जो वहाँ भी जो टाउन का प्लानिंग जो किया गया था, वो अपने समकालीन जो टाउन प्लानिंग, समकालीन सभ्यता मतलब मेसोपोटामिया और ग्रीक और चाइना, ये तीन जो अन्य समकालीन जो सभ्यता थे, प्राचीन सभ्यता, उससे बेहतर टाउन प्लानिंग, शहर का योजना हड़प्पा मोहनजोदड़ो में किया गया था। ये सारे जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स है, इससे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम जो अभी पाटलिपुत्रा में खुदाई जो हुआ, उससे हमें पता लगा कि जो अशोक का, जो सम्राट अशोक का जो महल था, वो लकड़ी का बना हुआ था। तक्षशिला का खुदाई पर हमें जानकारी मिला कि वहाँ शिक्षा के बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे। उसी तरह से नालंदा के खुदाई से हमें जानकारी मिला, विक्रमशिला के खुदाई से हमें जानकारी मिला कि कितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे। और जैसे नालंदा के बारे में लोग बताते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि 10,000 विद्यार्थी जो देश और विदेश से वहाँ पढ़ने के लिए आते थे और वहीं रहते थे। ये सारी जानकारी अभी भी वहाँ पर टीला मौजूद है और आर्कियोलॉजिस्ट उसका अध्ययन करते अभी भी कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त इंस्क्रिप्शन में अभिलेख, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख जो जारी किया हुआ, आप जैसे कि केव एडिक्ट, रॉक एडिक्ट बोलेंगे उसको, रॉक एडिक्ट जो अशोक ने 14 रॉक एडिक्ट जारी किए हैं। और इसके बारे में आप मेरा वीडियो अशोका के धम्मा पॉलिसी को आप देखिए, उसमें हम सारे रॉक एडिक्ट के बारे में व्याख्या किए हुए हैं। तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की राज व्यवस्था है। उसी तरह से जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो एक्चुअली में अशोका का पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि पहले कौसाम्बी में था। उसको उठा करके इलाहाबाद में लाया गया और वहाँ पर कोर्ट सेन, जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट था, उसने समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में डिटेल में व्याख्या किया है कि किस तरह से उसने 12 राज्यों को, दक्षिण के 12 राज्यों को हराया, किस तरह से उन्होंने आर्यावर्त के 9 राज्यों को पराजित किया और उसको अपने में मिला लिया। किसी तरह से जो अताविक राज्य, अताविक मतलब जंगल राज्य, जो कि जबलपुर और आसपास के इलाके के राज्य थे, उसको उन्होंने परास्त किया। और किस तरह से उसने उत्तर पश्चिम में जो शक लोगों का या कुषाण का जो शासन था, उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो ये सारी जानकारी हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारे कॉपर प्लेट हिंदुस्तान के राजाओं ने जारी किए हैं प्राचीन भारत में। और ये कॉपर प्लेट क्या होता था, जैसे कि किसी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट देना है तो कॉपर प्लेट में उसका उल्लेख किया जाता था। हाल तक ये कॉपर प्लेट चला है। जैसे कि अकबर ने महाराजा दरभंगा के विद्वता से प्रभावित होकर के उनको राज्य दे दिया दरभंगा का, और उसके लिए उसको ताम्रपत्र लिख करके दिया कि ये दरभंगा का जो राज्य है वो आपके पास में रहेगा और उसको जमींदारी आपके अधीन रहेगा, और उस जो टैक्स वसूलने का काम या रेंट वसूलने का काम आप करेंगे। और तब से उनका आज़ादी के तक ये जमींदारी चलता रहा। तो प्राचीन भारत में जितने भी ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे वो कॉपर प्लेट पर दिए जाते थे, क्योंकि
गुप्ता पीरियड में भी हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने समुद्रगुप्त ने 2 कॉपर प्लेट जारी किए हुए हैं, एक गया का कॉपर प्लेट और दूसरा नालंदा कॉपर प्लेट। और इन दोनों में क्या जानकारी है कि वहाँ के किसी ब्राह्मण को, बासिंदे को उन्होंने पूरे गांव को उनको दान दे दिया, जिसको कि अग्रहार विलेज कहते हैं, और दक्षिण भारत में उसको ब्रह्मदेव विलेज कहते हैं। द लैंड और द विलेज ग्रांटेड टू ब्राह्मण वाज कॉल्ड ब्रह्मदेव विलेज इन सतवाहन किंगडम। और सतवाहन किंगडम क्या था? नॉर्दर्न डेक्कान में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, मतलब अभिलेख से। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो न्यूमिस्मेटिक। और दोस्तों न्यूमिस्मेटिक मतलब द स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि हड़प्पन लोगों ने सिल्स का उपयोग किया है। अब इसके बारे में एक मत नहीं है कि वो सिल्स का उपयोग किस बात के लिए करते थे, क्योंकि सिल्स में इनग्रेव्ड है, मतलब अभिलेख लिखा हुआ है, पॉटरी पर अभिलेख लिखा हुआ है। बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि इस सील का उपयोग ये वाणिज्य व्यवसाय में करेंसी के रूप के लिए करते थे। ऐसे सीलों की संख्या आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा में 3700 सील मिले हैं, 3700 से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वाइंस है वो कुमार देवी का है, जिसमें कि जब चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो चंद्रगुप्त वंश जो गुप्त वंश का संस्थापक था, उसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। और उसने, जो कि बजी गणराज्य जो वैशाली में था, उसकी राजकुमारी थी। तो आप देखेंगे कि उसमें कुमार देवी का भी नाम छपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस जमाने के हिसाब से उनकी पत्नी कुमार देवी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कर रही थी। और चूंकि उनका जो वंश जहाँ से वो आती थी वो बहुत ज़्यादा उस जमाने प्राचीन भारत में बहुत प्रसिद्ध गणराज्य था, तो वहाँ क्यों राजकुमारी थी, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उसको अपने सिक्के में शामिल किया। तो इतिहासकार इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, 5 मिनट और, इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त वंश के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हिंदुस्तान में जारी किए गए, खास करके 550 एडी तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो गुप्त वंश का जो राज्य था वो धन धान्य से पूर्ण था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने सिल्वर कॉइन, माने चांदी के सिक्के भी जारी किए, और सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुषाण पीरियड में हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा जारी हुए हैं। इसी तरह से सातवाहन पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडो रोमन ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा लाभकारी हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदुस्तान के पक्ष में आ गया था, मैं व्यापार का संतुलन हिंदुस्तान के पक्ष में आ गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन्स, माने सोने के सिक्के राजा महाराजाओं के द्वारा जारी किए गए। बाद में देखते हैं कि 550 एडी के बाद ये इन सिक्कों का, माने गोल्ड कॉइन्स की तादाद कम होती जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी 50 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसमें जो दक्षिण भारत के खास करके संगम पीरियड के बारे में हम 2-3 दिन में बताएंगे, और इसके बाद में ये मेरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास में कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी हो, तो आप ज़रूर बताएं। एक बात लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्रीस में या रोम में वहाँ के लोगों के द्वारा इतिहास लेखन का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया था, उस तरह से हमारे हिंदुस्तान में नहीं किया गया।
हमें प्राचीन भारत के इतिहास को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है और आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक सोर्स दोनों को मिलाने के बाद में उसके बाद में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। तो आज का हमारा ये शीर्षक यहीं समाप्त होता है।